भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। सम्यक प्रकाशन। कणव वंश की समाप्ति के बाद पश्चिमी शासकों में शक शासक ही सबसे शक्तिशाली शासक बचा था। शक शासक में रुद्रदामन द्वारा किए गए कार्यों का काफी साक्ष्य आज मिलता है, जिसमें रुद्रदामन की मुद्रा और लिखित अभिलेख आज काफी प्रमुख है, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं। रुद्रदामन के द्वारा जो भी लिपिबद्ध किया गया है वह सभी धम्मलिपि और शिला पर हुआ है। ईसवी सन से पूर्व में ब्रह्मवंशियों के साजिश को देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक पुस्तक, जो प्रकाशक मार्तंड उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य, नई दिल्ली, मुद्रक अमरचंद्र राजहंस प्रेस, दिल्ली से 1948 में प्रकाशित है। उसके अध्याय 13 में पुरानी पोथियां के नाम से लिखित एक वाक्य याद आ गया। इस अध्याय के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी मेहनत से टोपरा और मेरठ से सम्राट अशोक द्वारा लिखित लेख वाले 2 विशाल स्तंभ को उठाकर मंगवाए थे, परंतु उस समय एक प्राकृत लिपि धम्मलिपि वाली लिखावट को पढ़ने वाला कोई ब्रह्म ज्ञानी विद्वान नहीं मिला था। बाद में अकबर ने इस लेख का आशय जानना चाहा, लेकिन उसके दरबार के नवरत्नों पंडित बिरबल सहित उस समय के अन्य विद्वान लोगों में कोई भी प्राचीन समय की लिपियों को पढ़ने वाला नहीं मिला था। जबकि वेदों पर पहला भाष्य करने वाला सायन विद्वान से लेकर रामानंदी संप्रदाय को स्थापित करने वाला स्वयं रामानंद और रामायण का लेखन करने वाले तुलसीदास जैसे तथाकथित प्रकांड विद्वान लोग मौजूद थे, फिर भी उन सभी के गुरु चेला लोग उस लिपि को पढ़ नहीं पाए थे। जबकि आज के छापखानों से प्रकाशित पुस्तकों में प्राचीन लिपियों को जानने वाले एक से एक अज्ञात विद्वान लेखक खड़े मिलते हैं, जो इन लिपियों से अलग ही एक नई कहानी को प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में द्विवेदी जी कहते हैं कि सर विलियम जॉन्स ने जब सम्राट अशोक की लिपि को पढ़ने हेतु बनारस के तात्कालिक गवर्नर के पास इस अभिलेख का छाप भेजा, तो उस छाप को पढ़ने हेतु गवर्नर ने उसे बनारस के नामी विद्वान के पास भेजा। काशी तो भंग भ्रमिक विद्वानों की नगरी है। वहां के सबसे तेज भंग भ्रमिक विद्वान पंडित ने इस लेख को देखकर सहज तरीके से महाभारत के पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा वनवास के समय का लिखित लेख कहकर पढ़ दिया, और साथ ही उन सभी लिपियों का जाली अनुवाद पोथी भी तैयार कर दिया। लेकिन अंग्रेजी विद्वानों को भंग भ्रमिक की गपोड़ता पर विश्वास नहीं हुआ। इसी कड़ी में अंग्रेजी विद्वानों द्वारा पूर्व के रहे सभी अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास सतत जारी रहा। अंततः 1834 ईस्वी में कप्तान ट्रायर ने प्रयाग वाले अशोक स्तंभ पर खुदे समुद्रगुप्त द्वारा अंकित लेख का कुछ अंश पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली, जिसे आगे उसी वर्ष डॉक्टर मिल ने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी नामक गांव से स्कंदगुप्त का लिखा हुआ एक स्तंभ लेख मिला था, जिसको 1837 ईस्वी में डॉक्टर मिल ने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद 1837 ईस्वी में धम्मलिपि को जेम्स प्रिंसेप ने भी पढ़ लिया था। अब तो धम्मलिपि के पढ़े जाने से भंग भ्रमिकों का सारा खेल खत्म होने लगा था। मौर्य काल की सारी उत्कृष्ट सम्यक संस्कृति की जानकारी अब लोगों को भी होने लगी थी। यह सब ब्रह्मवंशियों को अपच होने लगा था। एक पुस्तक प्राचीन भारत एक रूपरेखा, लेखक DN झा, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली से प्रकाशित है, जिसमें लेखक अपनी प्रस्तावना में प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति में ही लिखता है कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का काम प्राय ऑंगल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ।
यानी कि लेखक डीएन झा के अनुसार गाल बजाने वाले ब्रह्मवंशियों को अंग्रेजों के आने से पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी। जिन ब्रिटिश प्रशासकों ने प्राचीन भारत का इतिहास लिखा है उनमें विंसेंट ए स्मिथ सबसे प्रमुख है। इसी वजह से ब्रह्मवंशियों द्वारा एक दिन एक नए अज्ञात लेखक द्वारा अंग्रेजों के बताए इतिहास में एक पात्र को स्थापित करते हुए भ्रम के पुलिंदा को जन्म देने का काम शुरू हो गया था। आप लोगों ने ईसवी सन तक के सम्राटों और विद्वानों द्वारा लिखित सारा कुछ साक्ष्य देखा, जिसमें लेखन हेतु जिस वस्तु का प्रयोग इन लोगों ने किया है या ईसवी सन तक उपलब्ध था वह सभी शिलापट्ट में लिखा है, और लेखन हेतु जिस लिपि का प्रयोग हुआ है वह सब धम्म लिपि में है। फिर ईसवी सन से पूर्व में जितने भी लेखक हुए हैं और जिनके नाम पर आज लेखन होने का दावा किया जा रहा है, वैसे सभी ज्ञात अज्ञात लेखकों का लिखा हुआ साक्ष्य शिलापट्ट और धम्मलिपि तो मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश वह लिखा हुआ शिलापट्ट आज तक नहीं मिला तो फिर उस लेखक ने अपने शिलापट्ट में क्या लिखा, इसकी जानकारी आज के लेखकों को या अन्य लोगों को कैसे मालूम हो गई। आखिर लेखक ने तो उन सभी की जानकारी को अपनी पुस्तक में कलमबद्ध करने का काम भी किया है। अब आप लोगों को ही तय करना है कि ईसा पूर्व में वेदव्यास, पाणिनि, पतंजलि और वाल्मीकि के नाम पर बताई गई जानकारी सही है या आज के ज्ञात अज्ञात लेखकों का भ्रम का पुलिंदा मात्र है। क्योंकि आज वर्तमान में इन सभी ज्ञात अज्ञात लेखकों के नाम को उद्धृत करते हुए आज के ज्ञात लेखकों द्वारा कागज और नागरी लिपि पर लिखी हुई पांडुलिपि उपस्थित है। फिर यह कागज पर लिखने वाले लेखक किस स्रोत से यह बात दावे के साथ लिखकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ब्रह्मवंशियों का भ्रम का पुलिंदा बहुत ही घातक है, लेकिन ज्यादा पुराना होने की वजह से मन की गहराई में बैठ गया है, उसको बाहर करना पड़ेगा। राजतंत्र में एक राजा का दूसरे के राज क्षेत्र में आक्रमण करना और उस क्षेत्र के राजा को नीचा दिखाने हेतु उसके राज्य क्षेत्र में प्रमुख स्थल या जनता का भावनात्मक लगाव वाले स्थल को नुकसान पहुंचाना अलग बात है। लेकिन ईसवी सन से पूर्व किसी भी शासक ने अपने कार्यकाल में सम्यक संस्कृति से अलग कोई दूसरी संस्कृति का पठनीय या अपठनीय दर्शनीय साक्ष्य नहीं छोड़ा है।